नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तराधिकार की या सक्सेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ सक्सेशन या उत्तराधिकार क्या है। तो उत्तराधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो कुछ भी उसके पास था संपत्ति के रूप में वो दूसरे व्यक्ति के पास चला जाना, इसी बात को हम कहते हैं उत्तराधिकार या सक्सेशन। यानी मान लीजिए ये फादर थे तो फादर की डेथ हो गई तो इनके बेटे के पास ये प्रॉपर्टी चली गई ए के पास, तो इसी बात को हम लोग कह रहे हैं उत्तराधिकार। यानी कि इसमें फादर की तरफ से कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही बेटे के द्वारा कोई कार्य या प्रयास किया जा रहा है। विधि के प्रवर्तन के द्वारा संपत्ति चली गई उसके अपने वारिसों के पास, तो इसी बात को हम लोग उत्तराधिकार के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या सभी संपत्ति उत्तराधिकार में जा सकती है या कोई निश्चित संपत्ति उत्तराधिकार में जा सकती है, या संपत्ति कितने प्रकार की होती है, संपत्ति उत्तराधिकार में किसे किसे प्राप्त होती है, कौन कौन हकदार होता है या किसे वारिस माना जाता है, किसे वारिस नहीं माना जाता है, कितने प्रकार के वारिस होते हैं और संपत्तियों को विभाजित करने का उनका तरीका या शेयर क्या होता है, किसको क्या शेयर मिल सकता है। तो इन विभिन्न प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले यदि बात की जाए संपत्ति की, तो संपत्ति मूल रूप से दो प्रकार की होती है। अगर हम केवल संपत्ति के बेसिक नेचर की बात करें तो चल संपत्ति या अचल संपत्ति। यदि हम लोग संपत्ति की प्रकृति के अनुसार बात करें तो संपत्ति हो गई दो तरह की, चल और अचल। अब इसके बाद इस चल अचल के अलावा भी यदि हम संयुक्त परिवार और एकल परिवार के हिसाब से संपत्ति की बात करें तब संपत्ति हो जाती है कितने प्रकार की, तो ये भी दो प्रकार की हो जाएगी, एक पैतृक संपत्ति और एक वैयक्तिक संपत्ति। यानी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही है इसको हम कहते हैं कि पैतृक संपत्ति, और दूसरी संपत्ति जो है व्यक्तिगत संपत्ति जो किसी दान के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से या खुद उस व्यक्ति ने परचेज की है, तो इस तरह की हम लोग संपत्ति को मानते हैं वैयक्तिक संपत्ति। तो अब इसका मतलब कि सक्सेशन में दोनों तरह की संपत्ति या चल अचल संपत्ति सभी संपत्तियां इसमें शामिल हैं, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी आ रही होगी, तो उसके सक्सेशन का तरीका अलग होगा और पर्सनल प्रॉपर्टी के सक्सेशन का तरीका अलग होगा। तो आज का जो ये सेशन हम लोगों का है इसमें हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे पर्सनल प्रॉपर्टी की, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की। और इसमें भी यदि हम लोग बात करें सक्सेशन में तो मेल और फीमेल के रिगार्डिंग भी डिफरेंस है। यानी मेल के सक्सेशन का अलग नियम बताया गया है आपके सक्सेशन एक्ट में और फीमेल के लिए अलग रूल बताए गए हैं। अब इसी के साथ एक छोटी बात और जुड़ी हुई है कि सक्सेशन एक्ट पर्सनल लॉ है, तो पर्सनल लॉ होने का मतलब कि हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग या दूसरे जो और धर्म के लोग हैं उनके लिए अलग। तो आज का जो सेशन हम लोगों का है हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे हम लोग। उस हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी केवल मेल की रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। तो यानी इस रूप में आपको समझना है, यानी व्यक्तिगत संपत्ति की बात होगी, मेल के संबंध में बात होगी और हिंदू सक्सेशन के एक्ट के बारे में बात होगी। तो इस संदर्भ में यदि अब देखा जाए तो ये बात की गई है धारा 8 से लेकर के 13 तक, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के 8 से 13 तक में पुरुषों के उत्तराधिकार के बारे में बात की गई है। तो अब यदि देखा जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक संहिताबद्ध विधि है, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो हिंदुओं जिसमें बौद्ध, जैन, सिख शामिल हैं के बीच बिना वसीयत के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। अब यहीं पे एक विशेष बात आ गई, इंटेस्टेट। तो टेस्टेट का मतलब होता है विल और इंटेस्टेट का मतलब विदाउट विल। यानी ये जिस उत्तराधिकार की बात हम लोग करने जा रहे हैं, यानी यहाँ पे उस व्यक्ति ने जिसकी मृत्यु हुई है उसने कोई विल या कोई वसीयत नहीं की थी। यदि वो वसीयत कर देगा व्यक्ति, विल उसने लिख दी है अपनी, तो फिर इस उत्तराधिकार की कोई बात नहीं होनी है। तब उस विल के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी जिसको विल में नामित किया गया हो उसके पास चली जाएगी संपत्ति। तब इस उत्तराधिकार के सिद्धांत का, नियम का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। तो इस ऊपर की कुछ मुख्य बातों को ध्यान रखते हुए हम इन बातों को समझेंगे, नीचे की बातों को, तब ये बात हमें समझ आएगी। तो अब इसके बाद जब किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति इस अधिनियम की धारा 8 से 13 के अनुसार विभाजित होगी। अगर वसीयत की गई है तो फिर ये सब प्रोविज़न
अप्लाई नहीं करेंगे। धारा 8 जो है ये मुख्य रूप से सामान्य नियम बताती है, उत्तराधिकार के सामान्य नियम। और इस जनरल रूल के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की, यानी मान लीजिए ये व्यक्ति ए है और इसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी संपत्ति इसके सन को, इसके डॉटर को, इसकी यदि मदर जीवित है तो मदर को, और इसकी अगर विधवा या विडो जीवित है तो विधवा को, यानी इन 4 मुख्य इसके संबंधियों को ये संपत्ति दी जाती है। और इनके इन संबंधियों में भी अब इनकी आने वाली नीचे वाली जनरेशन को भी प्रॉपर्टी दी जाती है। और इन्हीं बातों को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। और इन संबंधियों को या इन रिश्तेदारों को, इन नातेदारों को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उन्हीं कैटेगरी को ये संपत्ति देने की बात की जा रही है। तो बिना वसीयत मरने वाले पुरुष हिंदू की संपत्ति इस प्रकार विभाजित होती है। तो सबसे पहले क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को, तो यानी कि सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि 4 प्रकार के संबंधियों की बात की गई है, तो सबसे पहला जो हो गया क्लास 1। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी क्लास 2, इसके बाद एग्नेट और इसके बाद कॉग्नेट। अब यहाँ पे यदि बात की जाए कि क्लास 1 में कौन है, तो जैसा मैंने ऊपर अभी कहा कि मदर, विडो, डॉटर, सन, ये 4 हो गए क्लास 1 के लोग। यानी वर्ग 1 में कौन कौन लोग हैं, तो 4 लोग, माता, विधवा, पुत्री और पुत्र। यानी कि सबसे निकट जो हमारे संबंधी हैं, तो सबसे निकट कौन होता है, माता, पिता, बच्चे। तो चूंकि पिता को इसके बाहर रखा गया है, तो यानी माता, विधवा यानी पत्नी और बच्चे इसमें शामिल हैं क्लास 1 में। अब क्लास 2 की बात की जाए तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दी हुई है। और ये सब लिस्ट कहाँ पे दी हुई हैं, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की सभी धाराओं के बाद एक सूची दी गई है। उस सूची में वर्ग 1 और वर्ग 2 के नातेदारों की लिस्ट दी गई है। तो क्लास 1 में जैसा मैंने कहा कि माता, पत्नी, पुत्री, पुत्र में कुल 16 लोगों की बात की गई है। और ये कुल 16 लोग 3 पीढ़ी तक के लोग हैं। 3 पीढ़ी तक के लोगों को प्रॉपर्टी जा सकती है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो अब इसके बाद क्लास 2 में कौन लोग हैं, तो यहाँ पे अब पिता आ गए, यानी माता थी क्लास 1 में और पिता को रख दिया गया क्लास 2 में। और क्लास 2 में इंट्री वाइज बातें की गई हैं, इंट्री 1, इंट्री 2, इंट्री 3, इंट्री 4, इस तरह से इंट्री दी गई हैं। और इंट्री में अलग अलग लोगों का नाम लिखा गया। तो इंट्री 1 में कौन है, तो पिता। इसके बाद इंट्री 2 में कौन है, तो पुत्री के पुत्र के पुत्री की का पुत्र या उसकी पुत्री, फिर भाई, और फिर इसके बाद बहन। तो इन लोगों का नंबर आ गया इंट्री 2 में। और फिर इसी तरह से इंट्री 3 में पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, और फिर इस तरह से अलग अलग नातेदारों का नाम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एग्नेट की बात की जाए तो एग्नेट का मतलब कि जब सभी संबंधी, सभी रिश्तेदार, सभी नातेदार या वारिस केवल पुरुष संबंधियों के द्वारा जुड़े हों आपस में, ये चैन में कहीं बीच में महिला नहीं होगी, तो इन्हीं को हम कह रहे हैं एग्नेट यानी गोत्रज। और जब इस चैन में, इस कड़ी में, यानी हम लोग बात करें कि मान लीजिए ये सभी संबंधियों की कड़ी है, ये कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, तो इस कड़ी में सभी केवल मेल मेंबर हैं, पुरुष सदस्य हैं, तो ये कहलाएगा गोत्रज। और जब इस कड़ी में कोई महिला बीच में आ गई तो इसको हम लोग कह रहे हैं बंधु यानी कॉग्नेट। अब इसका मतलब क्या हुआ व्यवहारिक अर्थ में अगर देखा जाए, तो मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी के भाई, मेरे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, यानी सभी मेल मेंबर्स हैं, और तब ये है गोत्रज। और यहाँ जब हम कॉग्नेट की बात कर रहे हैं या बंधु की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी माताजी के भाई यानी मेरी मदर के ब्रदर यानी मामा हो गए, तो मामा के बीच में कौन आ गया, मेरी माताजी आ गई। इसी तरह से मेरी बहन का लड़का यानी मेरे भांजे के बीच में कौन आ गई, मेरी बहन आ गई। तो जब कोई महिला रिश्तेदार बीच में आ जाएगी, संबंधी आ जाएगी, तो इसे हम बंधु। और जब कोई महिला रिश्तेदार नहीं है, यानी मेरे चाचा, चाचा का बेटा, बेटे का बेटा, यानी सभी मेल मेंबर्स आ रहे हैं। अंत वाला कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीच में कोई महिला होगी तो बंधु, बीच में कोई महिला नहीं होगी तो गोत्रज या एग्नेट। तो इस रूप में हम लोगों को ये पता चला कि क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट और कॉग्नेट कौन है।
तो अब इन्हीं 4 तरह के संबंधियों में संपत्ति जानी है। और लास्ट इसका ये है कि यदि इस 4 में से कोई संबंधी नहीं होगा तो संपत्ति चली जाती है राज्य के पास। ये हो गया पूरा रूल। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा, कैसे कैसे किन्हें मिलेगी, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को संपत्ति दी जाएगी। और क्लास 1 का कोई उत्तराधिकारी है कोई एक, यानी जैसे मैंने कहा कि मदर, डॉटर, सन और विडो, ये 4 हैं क्लास 1 में, और इन्हीं के फिर बच्चे भी हैं और इन्हीं के बच्चे हैं। तो सभी को हम लोगों ने मान लिया कि ये क्लास 1 में। तो यदि क्लास 1 में कोई भी एक है, मान लीजिए सभी इसमें नहीं है, डॉटर भी नहीं है, सन भी नहीं है और विडो भी नहीं है, केवल मदर है, तो पूरी प्रॉपर्टी मदर के पास चली जाएगी, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यानी क्लास 2 के पास या एग्नेट या कॉग्नेट के पास कुछ भी नहीं जाएगा। इसी तरह से सन एक है सिंगल, तो भी केवल उसी को प्रॉपर्टी मिलेगी, क्लास 2 और एग्नेट कॉग्नेट को कुछ नहीं मिलेगा। यानी क्लास 1 में मैंने कहा कि कुल 16 लोगों की संख्या दी हुई है। इन 16 में से कोई भी एक व्यक्ति हो, भले वो दूर का ही हो, तीसरी पीढ़ी का ही हो, तो पूरी संपत्ति वो पाएगा। क्लास 2 या एग्नेट कॉग्नेट को कुछ भी नहीं मिलना है। अब इसके बाद यदि क्लास 1 में कोई नहीं होगा तब संपत्ति आएगी क्लास 2 के पास। अब क्लास 2 में जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 और कुल इस तरह के कुल 8 क्रम दिए गए हैं। इन क्रम में जब लिस्ट 1 में कोई व्यक्ति होगा तो वो लिस्ट 2 के लोगों को बाहर कर देगा, यानी लिस्ट 2 को कुछ नहीं मिलेगा। लिस्ट 2 में यदि कोई है तो 3 बाहर हो जाएगा। लिस्ट 1 और 2 में कोई नहीं है तो 3 को मिलेगा, 4th 5th नीचे वाले बाहर हो जाएंगे। यानी क्रमवार से नीचे के लोगों को पहले वाला व्यक्ति बाहर कर देगा। फिर अब जैसा कि मैंने कहा कि एक लिस्ट में, अब जैसे लिस्ट 1 में केवल पिता हैं, लेकिन लिस्ट 2 में 4 लोग हैं, यानी कि अब यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, तो ये चारों लोग एक दूसरे को बाहर नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग बराबर बराबर की हिस्सेदारी रखेंगे। तो अब मान लीजिए केवल भाई होगा इस लिस्ट में, तो भाई को पूरा मिल जाएगा, नीचे के लिस्ट 3 से नीचे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यदि पिता जीवित है तो फिर भाई बहन को भी कुछ नहीं मिलेगा, पिता को सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। केवल बहन भी यदि इस लिस्ट में है तो नीचे के सारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और इसी तरह से पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र जो भी होगा मौके पे, वो चारों लोग अगर हैं तो चारों लोग पाएंगे, चारों में से कोई है तो वो पाएगा। यानी कि यहाँ मैंने कहा कि 4 लोग हैं तो ये 1/4 इनका हो जाएगा। यदि इसमें कोई एक है तो पूरी प्रॉपर्टी पा रहा है, 2 लोग होंगे तो 1/2 पा जाएंगे। इस तरह से इनके बीच विभाजन होना है और नीचे के लोग बाहर होते चले जाएंगे। अब यदि क्लास 2 में यानी वर्ग 2 में भी कोई नहीं होगा तो उनके एग्नेट के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी, यानी जो लोग मेल के थ्रू जुड़े हुए थे गोत्रज के पास। अब गोत्रज भी नहीं होंगे तो बंधु के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी, और बंधु में भी कोई नहीं है, यानी कि मामा मौसी भी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने कहा धारा 29 के अनुसार चली जाती है स्टेट के पास। यानी राज्यगामित्व का सिद्धांत उसे हम कहते हैं, या स्टेट का सिद्धांत कहते हैं, और स्टेट के पास प्रॉपर्टी चली जाती है। तो ये हो गया क्रम कि किस क्रम से प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। और अब इसके बाद इसी में बात आती है कि जिन लोगों की बात की गई क्लास 1 में, तो क्लास 1 में हम लोगों ने बात की कि मदर, विडो और डॉटर और सन, ये 4 लोग हैं। तो ये चारों लोग समानता के साथ, यानी इक्वल डिवीज़न इन लोगों में होता है। यानी कि यदि एक डॉटर हो, एक सन हो, एक विडो और एक मदर, तो चारों को इक्वल डिवीज़न होगा, और इसका मतलब 1/4 सभी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि यदि विडो एक से अधिक हों, तो चूँकि इस समय तो आज की डेट में यदि बात करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आने के बाद तो 2 विवाह संभव नहीं है, लेकिन जिस किसी की शादी 1955 के पहले हो चुकी होगी और 2 उसकी पत्नियां थीं, तो उस केस में अब मान लीजिए मदर को एक शेयर मिल गया, एक सन को मिल गया, एक डॉटर को मिल गया, और विडो 2 थीं, तो अपने इस 1/4 वाले शेयर में ही विडो 1/8 आपस में डिवाइड कर लेंगी। यानी उनका एक शेयर जो विडो का है 1/4 का शेयर, तो उनका वही होगा, यानी सन को 1/4, मदर को 1/4, डॉटर को 1/4, और विडो के नाम पे जो 1/4 उनको मिला था उसी में से वो दोनों आपस में शेयर कर लेंगी। 1/8 उनका शेयर बन जाएगा, वो 3 होती तो उसी हिसाब से फिर उनका शेयर आपस में ही 1/4 में ही 3 शेयर हो जाता। इस रूप में उनको शेयर मिलना है। अब यहाँ यदि सन मान लीजिए नहीं है, केवल एक डॉटर है, मदर है, विडो है, तो 1/3 सबका शेयर हो जाएगा। यदि डॉटर भी नहीं है तो मदर और विडो का 1/2 हो जाएगा।
और यदि सन या डॉटर एक से अधिक 2, 4, 5 होंगे तो भी सभी को इक्वली डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। यानी मान लीजिए कि 2 सन और 2 डॉटर, 1 मदर 1 विडो हैं, तो फिर कितने लोग हो गए ये? 2, 2, 4 और 2, 6, तो 1/6 इन लोग सभी का शेयर बन जाएगा। तो ये होगा अपने क्लास के भीतर के लोगों के बीच में डिवीज़न। और इसी तरह से जब यहाँ हम लोग क्लास 2 के इंट्री की बात करें तो इंट्री के लोग भी इसी तरह से साथ साथ और बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली और इक्वल डिवीज़न इन लोगों के बीच होता है। अब मुख्य रूप से पूरी बातें हम लोगों को पता चल चुकी हैं, बस धारा वाइज इसको देख लेते हैं कि किन किन धाराओं में क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि क्लास 1 के उत्तराधिकारी, इनको सर्वोच्च प्राथमिकता मिली हुई है, जैसा हम लोगों ने अभी ऊपर बात की, पुत्र, पुत्री, विधवा, माता। और हाँ, अब एक मेन बात यहाँ पे आ गई कि मान लीजिए जिन पुत्र और पुत्रियों की हम लोग बात कर रहे थे सन डॉटर की, और उस सन की डेथ हो गई तो क्या होगा? तो उस सन के पुत्र पुत्री और जो उसकी विधवा होगी उनको वो संपत्ति मिलेगी। यानी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हम लोगों ने बात की थी कि मदर, विडो, और इसके बाद यानी मदर, विडो, यानी ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे सन और ये डॉटर। तो मैं कह रहा हूँ कि सन की डेथ हो गई, तो सन की डेथ हो गई तो सन की भी अब स्वाभाविक है कि यदि उसका विवाह हुआ था तो उसकी विडो आ जाएगी, और उसके बच्चे हो सकते हैं तो उसके सन और डॉटर हो सकते हैं, और सन की मदर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब फिर वही वाला रूल, यानी जो हम लोगों ने अभी ऊपर बात की थी 4 विडो, सन, डॉटर, तो वही सेम रूल यहाँ पे चलाएगा कि इस सन का जो 1/4 हिस्सा था, उस 1/4 में से इसके जो बच्चे होंगे, इसकी जो विधवा होगी, वो सभी आपस में बांट लेंगे उसी का शेयर। यानी इसका शेयर कितना था? तो इसका शेयर था 1/4। तो इसी 1/4 में इसके जितने बच्चे होंगे, जो विधवा होगी यानी इसकी पत्नी, सभी आपस में बांट लेंगे। और इसी तरह से डॉटर के भी अगर शेयर की बात की जाए तो यदि किसी बिटिया की मृत्यु हो गई है तो बिटिया के भी बच्चे आपस में डिवाइड कर लेंगे। हाँ, उसके हस्बैंड का कोई शेयर उसमें नहीं होगा। यानी जब हम पुत्र के पत्नी की बात करते हैं तो उसे शेयर मिलता है, और जब हम पुत्री के शेयर की बात करते हैं तो उसके पति को शेयर उस प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है। अब इसके बाद सभी क्लास 1 उत्तराधिकारी एक साथ और समान रूप से ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने बात की। अब क्लास 2 में जैसा कि हम लोगों ने बात की कि यदि क्लास 1 उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति क्लास 2 को जाती है, अदरवाइज क्लास 2 को कुछ भी नहीं मिलता है। और ऊपर उदाहरण हम लोगों ने लिया कि लिस्ट 1 में पिता, और लिस्ट 2 में कौन था? तो पुत्र की पुत्री का पुत्र या पुत्री उसकी, और भाई या बहन। तो ये 4 लोग आपस में भी बांट सकते हैं, और जैसी स्थिति होगी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस लिस्ट में जो भी। और बाकी लिस्ट जो दूसरे रिश्तेदारों की दी गई है वो लास्ट तक मामा तक वो लिस्ट जाती है, और फिर वो लिस्ट में समाप्त हो जाती है, फिर अग्नेट और फिर कॉग्नेट। अब गोत्रेज जैसा उल्लेख हम लोग कर चुके हैं पहले ही। अब इसके बाद पिता का भाई यानी चाचा, और पुत्र के पुत्र का पुत्र, यानी बीच में सभी मेल मेंबर हैं तो ये अग्नेट हैं। और बंधु में क्या है? जो केवल पुरुष वंश से नहीं जुड़े होते, यानी महिला बीच में आ गई तो माँ का भाई यानी मामा, और बहन का पुत्र मतलब भांजा, तो बहन बीच में आ गई, और यहाँ पे माँ बीच में आ गई, इस वजह से ये बंधु हो गए। अब उत्तराधिकार का क्रम क्या होगा? तो धारा 9 बता रही है कि धारा 9 प्राथमिकता निर्धारित करी। तो क्या कर रही है? क्लास 1 सभी को बाहर करता है, यानी हम लोगों ने ऊपर ही बात की। क्लास 2 के क्रम के अनुसार उत्तराधिकार पाते हैं, जैसा कि यदि एंट्री 1 में कोई है तो एंट्री 2 का बाहर हो जाएगा, एंट्री 3 में कोई है तो 4 बाहर हो जाएगा। तो वही जो बात ऊपर हम लोगों ने की। और गोत्रज को बंधु पर प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है, और लास्ट में कोई नहीं होगा तो बंधु को संपत्ति मिलती है। संपत्ति का वितरण कैसे होगा? तो क्लास 1 उत्तराधिकारियों के बीच वितरण निश्चित नियमों के अनुसार होता है। विधवा एक संयुक्त हिस्सा, यानी कई भी होंगी तो एक शेयर, वही जैसा मैंने ऊपर बात की। प्रत्येक पुत्र पुत्री और माता एक एक हिस्सा। पूर्व मृत बच्चों की शाखा, यानी वही ब्रांच में मैंने जैसा कहा कि 1/4 उसका हिस्सा है, तो 1/4 में ही उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के साथ साथ समान वितरण सुनिश्चित किया जाता है। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात की जाए तो उत्तराधिकारियों की समानता होती है, यानी पुत्र पुत्री, पत्नी, माता सभी को समान शेयर मिलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और पुरानी विधि के जो हिंदू विधि के नियम थे वो उनको समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, और ये अधिनियम अब पूरी तरह से प्रिवेल करता है। अब यदि हम लोग महत्वपूर्ण कुछ डिसीजंस की बात करें तो कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर वर्सेस चंदर सेन का मामला ही है 1986 का सुप्रीम कोर्ट का।
और इसमें क्या कहा गया कि धारा 8 के तहत प्राप्त संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति होती है, यानी भले वो फादर से आ रही है लेकिन फादर से आते हुए भी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी और यह पैतृक संपत्ति नहीं होती। पुत्र को पिता से मिली संपत्ति व्यक्तिगत मानी जाएगी। यानी जैसा कि हम लोगों ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी की बात की, तो यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है ऊपर से तो ये हमेशा एंसेस्ट्रल ही होगी, ये नीचे कई पीढ़ियों तक चलती चली जाएगी। और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जब नीचे जाएगी तो ये हमेशा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के रूप में ही जाएगी, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये प्रॉपर्टी 3 पीढ़ी ऊपर तक से आती है और 3 पीढ़ी नीचे तक जाती है। अन्य और निर्णय जो सेम इसी तरह के डिसीजन अर्शनूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर के मामले में 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये जजमेंट बेस्ड किस पे था, तो श्याम नारायण प्रसाद वर्सेस कृष्ण प्रसाद का 2018 का जजमेंट था, इस पे ये बेस्ड था। और फिर इसी जजमेंट पे ये भी बेस्ड है, बिल्कुल रिसेंट जजमेंट है 2025 का, अंगदी चंद्रमना वर्सेस शंकर का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो इन तीनों जजमेंट में क्या कहा गया कि यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और वो आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, तो पार्टीशन हो जाने के बाद भी उसका नेचर चेंज नहीं होगा और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही बनी रहेगी। यानी 3 जनरेशन ऊपर और 3 जनरेशन नीचे तक प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जाती है एक दूसरे पीढ़ियों को। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें निश्चित रूप से बताएं। धन्यवाद।